अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा एक्चुअली आफ्टर डिस्कसिंग द काइनेटिक एनर्जी नाउ वी विल से स्मॉल रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। अगर हम कोई बॉडी कंसिडर करेंगे यानी रिलेशन निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, वी विल कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m विच इज़ मूविंग विथ वेलोसिटी v। यानी हम एक बॉडी लेंगे जिसका हम m लेंगे मास ऑफ अ बॉडी, और साथ ही साथ वो बॉडी चल रही है विथ वेलोसिटी v, और उस बॉडी के पास क्या है, उसके पास वेलोसिटी v है। तो देयरफॉर ऑब्वियसली जब बॉडी चल रही है, मास है उसके पास, तो ऑब्वियसली उसके पास तो मोमेंटम होगा। देयरफॉर उसके पास जो लीनियर मोमेंटम बॉडी के पास होगा वो कितना होगा, दैट्स p सिंपली इक्विवेलेंट टू m इंटू वी। ऑब्वियसली जब बॉडी के पास मास है उसके पास वेलोसिटी है, तो मोमेंटम आपको पता ही है, वो वेलोसिटी वो घड़ी चल ऑब्जेक्ट बॉडी या वो चल रही है, तो देयरफॉर ऑब्वियसली उसके पास कुछ मोमेंटम होगा, तो दैट मोमेंटम विल बी सिंपली इक्विवेलेंट p इज इक्विवेलेंट m। एंड ऑब्वियसली आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा ऑल्सो, जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट्स काइनेटिक एनर्जी वो कितनी होगी उस बॉडी के पास, दैट विल बी 1/2 mv स्क्वायर। क्योंकि आपने इसको डेराइव भी रिलेशन को किया, अपने अपने तरीके से भी इसको डेराइव किया होगा जैसे मैंने आपको कहा था। So therefore this kinetic energy is 1/2 mv square. Now can I write it like this, 1/2 m square v square divided by m. I can write it like this because m and m will cancel out, you will get back 1/2 mv square. So obviously this is 1/2 mv square divided by 2m. now आपको पता है बेटा mv स्क्वायर, आपके पास mv था p के बराबर, तो ये बन गया m स्क्वायर v स्क्वायर, तो वो p स्क्वायर बन जाएगा। तो देयरफॉर बेटा आपका काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर बनेगा, 1/2m इसी तरह रहेगा, ये m स्क्वायर v स्क्वायर किसके बराबर आएगा, p स्क्वायर के बराबर। तो देयरफॉर द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड दैट ऑफ मोमेंटम इज kinetic energy is equivalent to p square by 2m. Remember this relation, this is very important relation, that's kinetic energy is simply equivalent to p square by 2m. This is an important relation. It shows that a body cannot have kinetic energy without having linear momentum. यानी ये हमें ये दिखा था कि एक बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती है जब तक न उसके पास मोमेंटम होगा। यहाँ रिवर्स भी ट्रू है, यानी एक ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम नहीं हो सकता जब तक न उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। सो दैट इज वाई दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्दर अगर आप इस रिलेशन में देखो बेटा, अगर हम मोमेंटम को कांस्टेंट लेंगे इफ p इज कांस्टेंट, अगर मोमेंटम क्या है कांस्टेंट, तब जो आपका काइनेटिक एनर्जी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आएगा ना, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली, टू तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। यानी कि ये आपको ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, उसका मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है, तो याद रखना है उस बॉडी के लिए काइनेटिक एनर्जी स्ट्रेट अवे इनवर्सली डिपेंड करेगी मास पे। जितना मास ज़्यादा होगा उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी, और जितना मास कम होगा उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगी। बसाइड्स की मोमेंटम वहाँ पे क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इस चीज़ को हम ग्राफिकली यहाँ पे दिखा भी सकते हैं बेटा, यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अगर ये मास यहाँ से जा रहा है या आपकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ से जा रही है, तो देयरफॉर दिस इज एन इनवर्स रिलेशन। देखो यहाँ पे के ई काइनेटिक एनर्जी और मास के दरमियान इनवर्स रिलेशन, जितना मास ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी डिक्रीज होगी, तो देयरफॉर देयर विल बी एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा लाइक दिस। बिसाइड्स यहाँ पे p मगर क्या है, p कांस्टेंट है, तो देयरफॉर वी कैन शो दिस पॉइंट, वी कैन शो लाइक दिस, ठीक है ना। इसी तरह एक और पॉइंट मैं आपके सामने बताऊंगा, अगर आप काइनेटिक एनर्जी, इफ काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, अब अगर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा, तो देयरफॉर बेटा ये तो मल्टीप्लाई लगेगा, तो देयरफॉर p स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। तब आपका मोमेंटम का स्क्वायर, क्योंकि ये कांस्टेंट बन गया, तो देयरफॉर इसको मल्टीप्लाई लगेगा, ये बनेगा 2 इंटू कांस्टेंट टाइम्स m, 2 कांस्टेंट के बदले प्रोपोर्शनलिटी आएगी, तो बन जाएगा p स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, या यू विल से p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m, ठीक है ना। तब आपका मोमेंटम जो है ना वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, मास पे, यानी कि जितना मास ज्यादा होगा उतना मोमेंटम ज्यादा होगा। बिसाइड्स कि वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो देयरफॉर इस चीज को हम इस तरह ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, ये आपके पास मास m है, लेकिन इस दफा यहाँ से क्या जा रहा है, मोमेंटम जा रहा है। तो देयरफॉर जितना मास पहले इंक्रीज होगा, देखो रूट है, तो देयरफॉर यहाँ पे हम लीनियर नहीं कह सकते, यहाँ पे लीनियर इंक्रीज होगा, p जितना इंक्रीज होगा mg उतना ही इंक्रीज, नो देयर विल बी लीनियर इंक्रीज नहीं होगा। तो देखो मास इस तरह इंक्रीज, जितना जितना आपका मास इंक्रीज हो रहा है मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, फाइनली इट विल गो लाइक दिस, दैट्स। मगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट, ठीक है ना बेटा। ओके अब चलो एक और टर्म, अगर मैं एक और पॉइंट में बनाऊंगा, इफ m इज कांस्टेंट, अगर m क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो p स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी।
तब आपका अगर m अब मास कांस्टेंट है तब आपका काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम, ठीक है ना। तो वंस अगेन ये रूट p विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो वंस अगेन जो मोमेंटम होगा वो रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो देयरफॉर बेटा इसको हम ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपका मोमेंटम इस जानिब है, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी इस जानिब है। तो देयरफॉर बेटा अब देखो जितना मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है उतना ही, लेकिन एक स्टेज पे जब मोमेंटम इंक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, रूट है ना। तो देयरफॉर इट विल बी लाइक दिस, प्रोवाइडेड m इज कांस्टेंट हियर, मास यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम इस तरह दिखा सकते हैं कि एक्चुअली जब मोमेंट पहले देखो मोमेंटम जितना इंक्रीज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती गई, लेकिन एक स्टेज होगी जब हम मोमेंटम को एक पर्टिकुलर वैल्यू से इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, ठीक है ना, बिकॉज दिस मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो देयरफॉर बेटा दिस वाज एक्चुअली द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लिनियर मोमेंटम। तो अब आपने इसको ज़बानी याद रखना है, दैट्स काइनेटिक एनर्जी इज सिंपली इक्विवेलेंट टू द मोमेंटम स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस मास, दैट्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू p स्क्वायर बाय 2m, एंड रेस्ट ऑफ द पॉइंट जो मैंने आपको बोले यहाँ पे वो आपने याद रखने हैं, ठीक है ना। नाउ विल गो फॉर अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट्स वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी कहा करते हैं। You can remember it either work energy theorem or you can remember it as work energy principle. Now according to this principle, according to this theorem, the work done by the net force in displacing a body is equal to change in the kinetic energy of the body. सिंपल में क्या कहता है, ये स्टेटमेंट देता है हमें कि ये जो वर्क डन, जो काम एक्चुअली जो वर्क डन एक फोर्स करता है, जो काम एक फोर्स करता है किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने में, वो सिंपली किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। सिंपल में इस तरह भी आप कह सकते हो दैट वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज प्रोड्यूस्ड इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हम क्या कहते हैं, इस प्रिंसिपल के मुताबिक जो काम एक नेट फोर्स, कोई भी फोर्स करेगा, एक काम जो फोर्स करेगा ना किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने में, वो सिंपली किसके बराबर होगा, दैट वो सिंपली विल बी इक्विवेलेंट टू द काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हुई है उस ऑब्जेक्ट की। वही मैं कह रहा हूँ अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द वर्क डन बाय अ नेट फोर्स, काम जो एक फोर्स एक्चुअली करता है इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी, किसी बॉडी को डिस्प्लेस करने में, इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। सिंपल, ठीक है ना। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम और प्रिंसिपल वर्क डन बाय net force in displacing a body is equal to change in kinetic energy of the body, ठीक है ना। तो देयरफॉर हम क्या कहते हैं, इस प्रिंसिपल के मुताबिक जो काम एक फोर्स करता है ना किसी भी बॉडी को अपनी जगह से डिस्प्लेस करने के लिए, वो सिंपली किसके बराबर होता है, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, कि उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज होगी उसी चीज़ पे डिपेंड करता है। या मैंने एक और तरीका है, इसको आप डिफाइन करने इस तरह भी कर सकते हो दैट जो वर्क डन बाय अ फोर्स या वर्क डन बाय अ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज प्रोड्यूस्ड इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। सिंपली जो काम एक फोर्स करता है ना किसी भी बॉडी पे, वो सिंपली किसके बराबर होता है, सिंपली चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, कितनी काइनेटिक एनर्जी किस तरह चेंज होगी इस बॉडी की। तो सिंपल जिस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, इसको प्रूव कर सकते हो, दैट दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट वर्क डन बाय अ नेट फोर्स इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। बस जब एक फोर्स कुछ काम करता है बॉडी पे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज बाय द सेम अमाउंट, यानी जब एक फोर्स कुछ काम करेगा ना किसी बॉडी पे, ठीक है ना, तो देयरफॉर जो उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी होगी ना वो इंक्रीज होगी उसी अमाउंट से जिस अमाउंट से काम हुआ है वहाँ पे बॉडी पे। दैट इज व्हेन अ फोर्स डज सम वर्क ऑन अ बॉडी, जब फोर्स कोई काम करता है किसी बॉडी पे तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी वो इंक्रीज हो जाती है बाय द सेम अमाउंट जितना उस पर काम हुआ है। कन्वर्सली हम इस भी कह सकते हैं, जब एक अपोजिंग फोर्स, अगर हम इसके कन्वर्सली बोलेंगे, अपोजिट बोलेंगे, जब एक अपोजिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई किया जाता है ना बॉडी पे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है वहाँ पे।
तो दिस डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी दैट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द बॉडी अगेंस्ट द रिटार्डिंग फोर्स। चाहे आप पहले तरीके से बोलो चाहे आप दूसरे तरीके से बोलो, इट इज वन इन द सेम थिंग। यानी फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब कुछ काम किया जाता है ना किसी बॉडी पे, जब कुछ काम किया तो ऑब्वियसली फोर्स वहाँ पे लगाते हैं हम काम करने के लिए। तो देयरफॉर वो जो हम फोर्स लगाते हैं काम करने के लिए, उससे क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीज हो जाती है उसी अमाउंट से जिस अमाउंट से एक्चुअली वहाँ पे फोर्स ने काम किया। अगर इस तरह आप नहीं, आप इस तरह भी हम कह सकते हैं कि जब एक अपोजिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स लगाया जाता है बॉडी पे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे डिक्रीज होगी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे डिक्रीज होगी वो सिंपली किसके बराबर होगी, जितनी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही डिक्रीज होगी जितना काम उस बॉडी के खिलाफ किया गया है। ठीक है ना, यानी डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द बॉडी विल बी इक्वल टू द वर्क डन बाय द बॉडी अगेंस्ट द रिटार्डिंग फोर्स। Thus, according to the work energy principle, work and kinetic energy are equivalent quantities. तो ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम एक्चुअली हमें कंसेप्ट प्रोवाइड कर रही है, ये कंसेप्ट हमें ये प्रोवाइड कर रही है कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना और आपका जो वर्क है वो इक्विवेलेंट क्वांटिटीज है। दैट्स काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क आर इक्विवेलेंट क्वांटिटीज। ठीक है ना, ये चीज़ आप खुद लिख सकते हो ना। इस चीज़ को हम प्रूव कर सकते हैं। चलो पॉइंट में बनाऊंगा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम work and kinetic energy are equivalent quantities। ठीक है ना, इससे हमें ये पता चलता है कि ये थ्योरम हमें ये बताती है कि वर्क और काइनेटिक एनर्जी क्या है, इक्विवेलेंट क्वांटिटीज। चलो इसको हम प्रूव करेंगे। देखो बेटा, इसको इस वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम कन्फाइन करेंगे पहले अपने आप को वन डायमेंशनल मोशन में ही। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे एक बॉडी लेंगे, फॉर विल कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है ना, जिस तरह हम एक्चुअली करते हैं। चलो नेक्स्ट साइड से मैं इसको प्रूव करूंगा, इसका प्रूफ मैं तुम्हें इस जानिब दूंगा। प्रूफ व्हाट वी विल कंसिडर अ बॉडी ऑफ consider a body of mass m having initial velocity u। ठीक है ना, हम बॉडी कंसिडर करते हैं, उसका कुछ मास m हम लेते हैं और बेटा एक्चुअली उसका हम इनिशियल वेलोसिटी कुछ u कंसिडर करते हैं। नाउ अगर हम F फोर्स कुछ अप्लाई करेंगे ऑन द बॉडी पे अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ऑब्वियसली वहाँ पे उसके पास कुछ एक्सेलरेशन होगी। नाउ अगर F हमारे पास है फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, अप्लाइड ऑन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तब बेटा तब आपके पास E आएगी क्या, एक्सेलरेशन, विच इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। ठीक है ना, तो उस फोर्स की वजह से वहां पे क्या होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी इन द बॉडी एंड विथ v एज इट्स फाइनल वेलोसिटी। तो v क्या होगी उसके बाद, उसकी जब एक्सेलरेशन होगी तो ऑब्वियसली वेलोसिटी चेंज होगी विथ v इट्स फाइनल वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे कंसिडरेशन लेते हैं कि हम एक बॉडी को कंसिडर करते हैं जिसका मास m है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी उसको u है। अब एक्सटर्नली कुछ फोर्स F हम उस पर लगाते हैं, तो बेटा उसकी वजह से, फोर्स लगाने की वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो वेलोसिटी चेंज होने की वजह से उसमें कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो वही एक्सेलरेशन हमने A से कंसिडर किया, v इसकी फाइनल वेलोसिटी हमने ली किसी भी टाइम पे, आफ्टर सम टाइम t सेकंड्स, ऐसा भी हम ले सकते हैं। ठीक है ना। ना मुझे ये बताओ कि फॉर एग्जांपल बेटा अगर हमने टोटल वर्क डन निकालना है, तो ऑब्वियसली आपको पता है पहले टोटल वर्क डन नहीं निकालेंगे, हम पहले स्मॉल वर्क डन निकालेंगे। यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो अप्लाइड फोर्स करेगा बॉडी पे वो किसके बराबर होगा। नाउ स्मॉल वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी इज सिंपली इक्विवेलेंट टू dw। तो मुझे ये बताओ कि स्मॉल वर्क डन, सो छोटा सा काम यहाँ पे बॉडी एक्चुअली फोर्स करेगी इस बॉडी पे, वो किसके बराबर होगी, सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अब काम छोटा सा हुआ है तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट भी थोड़ा सा ट्रेवल किया होगा, दैट्स dw विल बी इक्विवेलेंट f इनटू ds।
ठीक है ना। तो वह ds क्या है, स्मॉल डिस्टेंस विच इज मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। क्योंकि जब फोर्स एक्चुअली जब वर्क डन स्मॉल हुआ है तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी स्मॉल ट्रेवल ही होगा जब उस पर ऑब्जेक्ट एक्चुअली फोर्स अप्लाई करता है। ना आपको पता है, मुझे ये बताइए जो फोर्स है ना अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ एफ किसके बराबर होता है, एफ इज सिंपली इक्विवेलेंट m इंटू ए। क्योंकि फोर्स हमने लगाया तो ऑब्वियसली फोर्स लगाने की वजह से वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कॉन्सेप्ट में हम एम ए किस तरह लिखेंगे, dv by dt, रेट ऑफ चेंज, बिकॉज एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट्स m इज इक्वल टू dv by dt। तो देयरफॉर मुझे ये बताओ बेटा dw इज सिंपली इक्वलेंट टू, आपने ऊपर लिखा इट इज एफ डी एस, चलो फिर से लिखो एफ इंटू डी एस, ठीक है ना बेटा। एफ को अपना वैल्यू दो, दैट इज इक्वलेंट एम इंटू डी वी बाई डी टी इंटू डी एस, ठीक है ना बेटा। क्योंकि मैंने क्या किया, एफ को अपना वैल्यू दिया, क्योंकि एफ ए किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डी वी बाई डी टी। तो देयरफॉर यहाँ पे एफ का वैल्यू हमें निकला, फिर इसी इक्वेशन में एफ को अपना वैल्यू देना है, दैट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल एफ इंटू डी एस, एफ को अपना वैल्यू दो एम डी वी बाई डी टी इंटू डी एस, ठीक है ना। तो देयरफॉर आई कैन राइट इट लाइक दिस, एम डी एस बाई डी टी इंटू डी वी। मैं इस तरह भी इसको थोड़ा सा अरेंज करूंगा, डी वी को यहाँ से हटाऊंगा, डी एस को वहाँ पे लेके आऊंगा, दैट्स एम इंटू डी एस बाई डी टी इंटू डी वी। नाउ व्हाट इज डी एस बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इजंट इट वेलोसिटी। तो देयरफॉर बीटा डी डब्ल्यू इज इक्वलेंट, अब एम इसी तरह है, डी एस बाई डी टी हो गया वी इंटू डी वी, ठीक है ना। ये एक्चुअली हमें निकला छोटा सा वर्क डन विच हैज बीन डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट फॉर स्मॉल डिस्टेंस डी एस। तो मुझे बताओ देयरफॉर टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी। मुझे बताओ टोटल वर्क डन कितना करना होगा, करना होगा वहाँ पे फोर्स को इस बॉडी पे इन इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी फ्रॉम यू टू। चलो, फोर्स ऑन द बॉडी इन इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी फ्रॉम यू टू वी। यू टू वी कितना फोर्स, उसको एक्चुअली कितना काम करना पड़ा होगा उसको, ऑब्जेक्ट को दिस फोर्स को कितना काम, टोटल काम करना होगा पड़ेगा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करने के लिए फ्रॉम यू टू वी, दैट्स इंटीग्रल। सिंपली टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन करते हैं। तो देयरफॉर ये बनेगा इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू, सिंपली इंटीग्रल ऑफ कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम यू टू वी, इट्स एम वी डी वी, ठीक है ना, इन इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी फ्रॉम यू टू वी, दैट इज सिंपली इक्वलेंट टू, अब डी और इंटीग्रल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसी में m बाहर आएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ u टू v इट्स v डी वी, इंटीग्रेशन ऑफ v करना है आपने, दैट इज w इज इक्वलेंट, अब m इसी तरह, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ v, इट विल बी v स्क्वायर बाई 2 बिटवीन इंटीग्रल u टू v, है ना। वैसे चूंकि x है उसका बन जाएगा x स्क्वायर बाई 2, ये बन जाएगा v स्क्वायर बाई 2 u टू v, दैट्स इक्वलेंट m बाई 2 बाहर आएगा, ठीक है ना। तो v स्क्वायर अपर लिमिट इट इज v स्क्वायर u स्क्वायर, ठीक है ना, m बाई 2, ये 2 बाहर आएगा, पहले अपर लिमिट दो दैट्स v स्क्वायर, फिर बाद में लोअर लिमिट दो दैट्स u स्क्वायर। तो देयरफॉर दैट इज सिंपली इक्विवेलेंट टू m बाई 2 v स्क्वायर माइनस m u स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। व्हाट इज दिस m बाई 2 इस तरफ, देयरफॉर w इज इक्वलेंट, टोटल वर्क डन इज इक्वलेंट टू 1 बाई 2 एम वी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 एम यू स्क्वायर। अब ये बताओ 1 बाई 2 एम वी स्क्वायर क्या है, इजंट इट द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, एम बाई स्क्वायर इजंट इट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। ये क्या है, ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो देयरफॉर W is simply equivalent to, it is kf minus ki, so that is equivalent to final kinetic energy minus initial kinetic energy, that is actually the change in kinetic energy, so which is actually equivalent to increase in kinetic energy of body, ठीक है ना, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो देयरफॉर ये आपको चूंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी की एफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो देयरफॉर डब्ल्यू इज सिंपली इक्विवेलेंट टू के एफ माइनस के आई, ठीक है ना। दैट इज वर्क डन ऑन द बॉडी इज सिंपली इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली हम यहाँ पे हमने इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, चलो यहाँ पे मैंने दिखाया है। सिमिलरली हम ये दिखा सकते हैं, इफ सम वर्क डन इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉडी, then kinetic energy of the body will decrease by the same amount.
दिस प्रूव्स वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ये एक्चुअली वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव करता है। तो देयरफॉर W इज इक्वल टू 1/2mv² माइनस 1/2mu स्क्वायर, ठीक है ना, दैट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इंस्टेंट। यहाँ पे हमने इंक्रीज दिखाया, हम डिक्रीज भी दिखा सकते हैं। अगर हम काइनेटिक एनर्जी कुछ निकालेंगे बॉडी से, यानी उसके खिलाफ काम करेंगे, तो उस वक्त हम उसको इस तरह भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। आमतौर पर ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, पर्टिकुलरली हम यूज़ करते हैं इसको फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम स्टॉपिंग फोर्स, यानी कम से कम स्टॉपिंग फोर्स एक्चुअली, या स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने के लिए। आपने पढ़ा है काइनेमेटिक्स में कम से कम डिस्टेंस जो एक्चुअली ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है जब उस पर ब्रेक्स मारी जाती है, तो वो एक्चुअली निकालने के लिए है। तो उस वक्त एक्चुअली जो हम वर्क डन निकालते हैं वो सिंपली किसके बराबर होता है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी लॉस होती है वहाँ पे, ठीक है ना। तो देयरफॉर यहाँ पे एक और चीज़ आप याद रखना है आपने, जो न्यूटन का सेकंड लॉ है इज ए रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड फोर्स, एफ इज सिंपल इक्विवेलेंट एम एंड ए किसी भी इंस्टेंट पे ऑफ टाइम। जो वर्क एनर्जी थ्योरम इन्वॉल्व्स एन इंटीग्रल ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या रिप्रेजेंट करता है ना, ये ओवर ए टाइम एक इंटीग्रल रिप्रेजेंट करता है। न्यूटन सेकंड लॉ इन 2 और 3 डायमेंशंस इज इन वेक्टर फॉर्म, बट द वर्क एनर्जी थ्योरम इज इन स्केलर फॉर्म। यानी 2 और 3 डायमेंशंस में जब हम न्यूटन लॉ अप्लाई करते हैं तो वो वेक्टर फॉर्म में हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम किसमें, स्केलर क्वांटिटी स्केलर फॉर्म में हम अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो इस होल डिस्कशन में अब यहाँ पे अभी हमने एज्यूम किया कि जो वर्क किया गया है, काम किया गया है बाय फोर्स, इज इफेक्टिव ओनली इन चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। इफेक्टिव है जब एक्चुअली क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी बॉडी की चेंज करती है। हाउ एवर इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट ये जो वर्क डन ऑन ए बॉडी मे आल्सो बी स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में भी हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देयरफॉर दिस वाज एक्चुअली दिस वर्क एनर्जी थ्योरम।